हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमीक्षा स्टडी सेंटर। मैं आपको रेलवे के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करवा रही थी, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो हम रेलवे में होने वाले सभी एग्ज़ामों की तैयारी कर रहे थे, जैसे कि एनटीपीसी हो गया, जेई, एएलपी, आरपीएफ या फिर ग्रुप डी, जिसमें मैं आपको साइंस के क्वेश्चंस करवा रही थी। तो साइंस में आए हुए सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस उनके कॉन्सेप्ट सभी हम देख रहे थे, है ना, जिसमें कि मैं आपको बहुत सारे टॉपिक्स करवा चुकी हूँ। आज हम कुछ टॉपिक्स लेके आए हैं जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। कंडक्टर, इंसुलेटर्स, किरचॉफ्स लॉ, स्टीफन्स लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग और लैटेंट हीट से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चंस पिछले साल के एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, सभी मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, वीडियो आपके लिए ज़रूर बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए आज का जो हम क्वेश्चंस हैं वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन है, रनिंग अ फैन ड्यूरिंग समर सीजन गिव्स रिलीफ बिकॉज गर्मी के मौसम में पंखा चलाने से राहत मिलती है, क्योंकि देखिए क्यों राहत मिलती है। हमको ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं। पंखे की हवा के कारण हमारा पसीना जल्दी वाष्पित होता है। जब पंखे से हवा चलती है तो हमारे शरीर से अधिक गर्मी निकलती है। पंखे से ठंडी हवा मिलती है, या फिर पंखे के कारण हवा की चालकता बढ़ जाती है। तो देखिए इसमें ए ऑप्शन हमारा सही होगा कि पंखे की हवा के कारण हमारा पसीना जल्दी वाष्पित हो जाता है। आवर स्वेट एवापोरेट्स क्विकली ड्यू टू फैंस एयर। ठीक है, देखिए जितनी भी एयर क्या होती है, एवापोरेशन की सपोर्टर होती है। ठीक है, जितनी भी एयर ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा क्या होगा, एवापोरेशन ज़्यादा होगा, है ना। इसीलिए हवा के कारण हमारे जो गीले कपड़े रहते हैं हम हवा में डालते हैं तो सूख जाते हैं। क्यों? क्योंकि हवा से क्या होता है, एवापोरेशन ज़्यादा होता है। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, वुलन क्लोथ्स कीप द बॉडी वार्म इन विंटर बिकॉज ऊनी कपड़े सर्दियों में शरीर को गर्म रखते हैं। तो देखिए क्यों गर्म रखते हैं, हमको ऑप्शन दिए हुए हैं। ऊन ऊष्मा का कुचालक है, ऊन ऊष्मा का अच्छा चालक है, ऊन शरीर का तापमान बढ़ाता है, या फिर ऊन शरीर का तापमान घटाता है। तो देखिए यहाँ पे हम चालक या कुचालक, जिसको हम कंडक्टर या फिर इंसुलेटर कहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन होगा, वूल इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ऊन ऊष्मा का कुचालक है। देखिए अगर कोई गुड कंडक्टर होगा, ठीक है, तो हीट क्या होगी, उससे पास हो जाएगी, है ना, हीट उससे पास हो जाएगी। लेकिन कोई अगर बैड कंडक्टर होगा या फिर हम कहें इंसुलेटर होगा, है ना, कुचालक जिसको कहते हैं, तो उससे क्या होगा, हीट पास नहीं हो पाएगी। ठीक है, हीट उससे पास नहीं होगी। अब देखिए क्योंकि वूल जो है बैड कंडक्टर है, इसीलिए हमारी बॉडी के अंदर की जो हीट है वो हमारी बॉडी के अंदर ही ट्रैप हो पाती है और स्वेटर के बाहर से, वोलन क्लॉथ्स के बाहर नहीं निकल पाती है, क्योंकि उससे ट्रैवल ही नहीं हो पाती हीट। इसीलिए हमको क्या है, हमारी बॉडी की जो हीट है वो हमारी बॉडी पे ही रहती है, इसीलिए हमको क्या है, वो ठंड से इसी तरीके से बचाती है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द सिमिलैरिटी बिटवीन द फॉलोइंग। हमको निम्नलिखित में से हमें समानता बतानी है। क्या है, देखिए, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड या फिर एल्युमिनियम। तो हमको ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑल ऑफ दीज आर गुड कंडक्टर्स, गुड इंसुलेटर्स, ऑल ऑफ दीज आर प्रीशियस मेटल्स, ऑल ऑफ देम आर गुड कंडक्टर्स, या फिर देर इज नो सिमिलैरिटी। तो देखिए ये सभी मेटल्स, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, एल्युमिनियम की क्या समानता है कि ये सभी अच्छे कंडक्टर्स हैं। ऑल ऑफ देम आर गुड कंडक्टर्स। ठीक है, ये सभी अच्छे कंडक्टर हैं या फिर चालक हैं। ठीक है, इसीलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच सब्सटेंस इन एन ऑब्जेक्ट इट बिकम्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। किस चीज़ की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट गुड कंडक्टर
बन जाता है। ठीक है, किसकी वजह से? पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या फिर न्यूट्रॉन। तो देखिए, अगर हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, उस वजह से हमारा जो है जो मेटल होगा या फिर जो भी सब्सटेंस होगा वो किसकी तरह बिहेव करेगा? इट विल वर्क एज अ कंडक्टर, है ना। तो हमारा यहाँ पे क्या है? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। हमसे पूछा गया है इनमें से कौन सा गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज का। ऑप्शन हमको दिए हुए हैं, ग्लास कांच, पेपर या फिर कागज़, कॉपर मतलब तांबा या फिर पानी। तो देखिए यहाँ पे जो कॉपर है ना वो आपका गुड कंडक्टर है, बाकी सारे तीनों क्या हैं? बाकी हमारे इंसुलेटर है। ठीक है, इंसुलेटर है। पानी अगर रेन वाटर है या फिर उसमें है तो उसमें से क्या है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है इन सम केसेस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंपैरेटिवली बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट आर, ऊष्मा के तुलनात्मक रूप से खराब चालक हैं। तो देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन हमें दिए, इसके लिए आपको तो पहले अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आपके एग्ज़ाम में आता है तो ज़रूरी है कि आपको जो एलिमेंट्स हैं, पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स हैं, उनके सिंबल याद हों, तभी आप ये वाला क्वेश्चन कर पाएंगे, है ना। तो फिलहाल आपके एग्ज़ाम्स में ये आया हुआ है, इसीलिए मैं कहूँगी कि आप थोड़े बहुत कुछ एलिमेंट्स के नाम याद कर लें। ठीक है, और वैसे भी केमिस्ट्री में तो आपको यूज़ होने ही वाला है, तो याद तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे लेड और ये मर्क्यूरी, ठीक है, ये लेड है और ये क्या है? मर्क्यूरी, है ना। तो वो ये आपके क्या है? कंपैरेटिवली बैड है तो ये मेटल्स ही, लेकिन बाकियों के तुलना में ये बैड कंडक्टर है। ठीक है, बाकी ये क्या है? ये गोल्ड है ना, गोल्ड है, सिल्वर है ना, ये कॉपर है, ये आयरन है, ये भी कॉपर है, और ये क्या है? एल्युमिनियम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। लेड और मर्क्यूरी जो है कंपैरेटिवली बैड कंडक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। इसमें से वाटर का मतलब बैड कंडक्टर ऑफ हीट कौन कौन है, कौन सा है? तो यहाँ हमसे ऑप्शन में हमको दिया गया है वुड, डायमंड, वाटर या फिर माइका। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कौन सा बैड कंडक्टर होगा? वुड यहाँ पे हमारा बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछा है, व्हाट इज़ द कलर इनसाइड अ सोलर कुकर। सोलर कुकर के अंदर का कौन सा रंग होता है? वाइट, ब्लू, ब्लैक या ब्राउन। तो देखिए सोलर कुकर के अंदर का कलर होता है ब्लैक। क्यों होता है? क्योंकि हम जानते हैं कि जो ब्लैक बॉडी होती है ना, ब्लैक बॉडी वो क्या होती है? गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट, है ना। वो हीट जिस पे जितनी भी हीट पड़ती है वो रिफ्लेक्ट नहीं करता है, सारी एनर्जी क्या है? एब्जॉर्ब कर लेता है ना। इसीलिए हमको क्या है, ताकि हमको क्या है? खाना पकाना है, हमें ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करे, उसके लिए हम ब्लैक कलर का अंदर उसकी कोटिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे ब्लैक ऑप्शन या काला सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इज द मोस्ट हीट इंसुलेटिंग। कौन सा सबसे अधिक ऊष्मारोधी है? ये जो ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन में हमको देखिए रबर, ग्लास, प्लास्टिक, इबोनाइट, कॉटन, कॉपर। यहाँ पे दिया है बी ऑप्शन दिया है, प्लास्टिक, इबोनाइट, पेपर, कॉटन, बेकेलाइट, ड्राई हेयर, रबर, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, आयरन। बेकेलाइट, ड्राई एयर, पेपर, इबोनाइट या फिर एल्यूमिनियम। तो देखिए ऑप्शन 1 में भी क्या है? कॉपर दे दिया है, तो कॉपर तो हमारा गुड कंडक्टर है। यहाँ देखिए, यहाँ पे बी ऑप्शन में कोई भी नहीं दिया है, फिर भी हम आगे देखेंगे। यहाँ पे तो सारे ही मेटल्स दे दिए गए हैं, तो इसीलिए ये तो होगा नहीं इंसुलेटिंग। यहाँ पर हमारा देखिए एल्यूमिनियम दे दिया है, जो कि हमारा इंसुलेटर नहीं है, क्या है हमारा? वो कंडक्टर है ना, क्योंकि सारे ही मेटल्स क्या होते हैं? कंडक्टर में आते हैं। इसीलिए हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है, जिसमें कि सभी क्या है? इंसुलेटर्स दिए हुए हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? कुचालक। ठीक है, इसीलिए बी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन में हम आते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर कौन सा है? ऑप्शन में हमसे बोला है माइका, बेकेलाइट, ग्रेफाइट या फिर ड्राई एयर, है ना। तो यहाँ पे देखिए जो ग्रेफाइट होता है ना, एक कार्बन कंपाउंड होता है। ग्रेफाइट क्या होता है? कार्बन कंपाउंड होता है ना। ये क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बशर्ते कार्बन जो है नॉन मेटल्स में आता है ना, कंडक्टर नहीं होता। लेकिन ग्रेफाइट में क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अभी मैंने बताया था ना, क्या चीज़ होने से होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या है? ये कंडक्टिंग फेज में रहता है। इसीलिए सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है अ हॉट बॉडी ओबेज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, द टिपिकल टेम्परेचर टाइम डायग्राम। तो यहाँ पे हमसे पूछा है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के लिए कौन सा ग्राफ सही है बिटवीन द टेम्परेचर एंड द टाइम। मतलब हमारे यहाँ पे टेम्परेचर और टाइम का हमको सही ग्राफ पूछा है अकॉर्डिंग टू द लॉ। तो देखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के हिसाब से डी ऑप्शन हमारा सही है। ये क्या होता है? ये यहाँ पे टेम्परेचर होगा, यहाँ पे टाइम होगा, तो ये आपका ग्राफ सही है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही है। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर नहीं है? देखिए नॉट दिया हुआ है। ऑप्शंस हमको दिए हैं पोर्सिलिन डिश, एल्यूमिनियम, टंगस्टन या फिर निकल। तो देखिए एल्यूमिनियम, टंगस्टन और निकल, ये सब तो क्या है? कंडक्टर्स हैं, है ना, क्योंकि ये क्या है? मेटल्स हैं। जबकि पोर्सिलिन डिश, जिसको हम हिंदी में चीनी मिट्टी का बर्तन भी कहते हैं, ये क्या है? ये हमारा कंडक्टर नहीं होगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, व्हाट इज़ द टेम्परेचर कॉल्ड व्हेन अ सॉलिड ऑब्जेक्ट मेल्ट्स एंड बिकम्स लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि हम उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं जबकि सॉलिड किस में होता है? लिक्विड में चेंज होता है। मतलब कि वो क्या होता है? मेल्ट होता है ना, पिघलता है। तो हम पिघलने को क्या बोलेंगे? मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे ऑब्वियसली। तो यहाँ पे गलनांक, जिसको हिंदी में कहते हैं, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, बोरोसिलिकेट ग्लास वेसल्स आर यूज्ड इन माइक्रोवेव अवन। बोरोसिलिकेट के जो ग्लास वेसल्स होते हैं, बर्तन होते हैं, वो हम अवन में यूज़ क्यों करते हैं? ठीक है, ऑप्शंस हमको दिए हुए हैं, इट इज़ नॉट ब्रिटल, या फिर इट इज़ हाईली हीट रेजिस्टेंस, इट कुक्स फास्टर देन एनी अदर यूटेंसिल्स, या फिर इट इज़ एनर्जी एफिशिएंट। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पे होगा इट इज़ हाईली हीट रेजिस्टेंस, मतलब कि ये अत्यधिक गर्मी प्रतिरोधी है। ठीक है, अगर हीट को रोक ले रहा है ना तभी तो, नहीं तो अगर बहुत ज़्यादा अगर हीट, तो फिर क्या हो सकता है? ब्रेक भी हो सकता है। इसीलिए अनब्रेकेबल होने की वजह से ही हम बोरोसिलिकेट यूज़ करते हैं, राइट। इसीलिए यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। हमसे पूछा हुआ है, द प्रिंसिपल ऑफ एवापोरेशन ऑफ लिक्विड टू एब्सॉर्ब हीट यूज्ड इन। तो देखिए कौन सी चीज़ है जो प्रिंसिपल ऑफ एवापोरेशन ऑफ लिक्विड टू एब्सॉर्ब हीट में यूज़ होता है? ऑप्शन हमको दिए हुए हैं, माइक्रोवेव अवन, रेफ्रिजरेटर, गीज़र या फिर इलेक्ट्रिक केटल। तो देखिए हीट एब्जॉर्प्शन का जो काम करेगा वो कौन करेगा? रेफ्रिजरेटर। हीट एब्जॉर्ब करेगा तभी तो कूलिंग करेगा ना, और ये सब बाकी चीज़ें तो हीटिंग वाली हैं। इसीलिए हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछा है, द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड मेटल्स जनरली विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ब्लैंक बताना है कि क्या होता है, क्या इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, या फिर रिमेन्स स्टेबल, या फिर इट इंक्रीजेज एंड डिक्रीज डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। तो देखिए इनमें क्या रिलेशन होता है? थर्मल कंडक्टिविटी जो रहती है वो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहती है। तो यहाँ पे क्या होगा? इंक्रीजिंग टेम्परेचर के साथ थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे हमको दिया गया है, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंजेस फ्रॉम इट्स लिक्विड स्टेट टू सॉलिड स्टेट। हमसे पूछा गया है वो टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं जिसमें लिक्विड चेंज होता है टू
सॉलिड स्टेट, है ना, मतलब ये लिक्विड सॉलिड में क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाता है ना, फ्रीज हो जाता है, जमेगा। तो हमको इसको क्या कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट, या जिसको हिंदी में हिमांक कहेंगे। तो बी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। क्वेश्चन पूछा है हमसे, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 257 डिग्री सेल्सियस। हमसे क्या पूछा है कि वो प्लाज्मा होगा, गैसियस, सॉलिड होगा या फिर लिक्विड होगा। तो देखिए, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, मतलब कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर जो है बॉयल होना स्टार्ट होता है। तो मतलब कि 100 डिग्री के बाद क्या हो जाता है, लिक्विड चेंजेस इनटू गैसियस फॉर्म, है ना, गैसियस फॉर्म। तो यहाँ पे ये तो 100 के ऊपर है, तो यहाँ पे क्या है, गैसियस स्टेट हो जाएगी वाटर की। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछा है, व्हाट विल बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट केल्विन स्केल। तो हमसे बॉइलिंग पॉइंट वाटर पूछा है लेकिन केल्विन स्केल पे। तो हम जानते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन केल्विन पे निकालने के लिए हम 273 ऐड कर देते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने ये आपको इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 373 केल्विन। यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आ गए। विच ऑफ द फॉलोइंग रेसिस्टर्स इज नोन एज हीट सेंसिटिव रेसिस्टर। हीट सेंसिटिव रेसिस्टर हमें किसको कहते हैं, ऑप्शंस हमको दिए हुए हैं, थर्मिस्टर, बाइपोलर, ट्रांजिस्टर या फिर कैपेसिटर। तो सही आंसर है थर्मिस्टर, ऑप्शन ए, थर्मिस्टर्स इज आर हीट सेंसिटिव रेसिस्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज। अब देखिए हमें यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट वाटर का निकालना है, बट दैट टू इन फ़ारेनहाइट, हमको फ़ारेनहाइट में निकालना है। तो फ़ारेनहाइट में कैसे हम चेंज करेंगे, कल मैंने आपको ये पिछले वीडियो में मैंने आपको ये फार्मूला करवाया था। तो देखिए फार्मूला होता है आपका C/5 इज इक्वल्स टू F-32/9, ठीक है। पिछले वीडियो में मैंने जो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का वीडियो डाला है उसमें मैंने इसके बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए हैं, तो आप जाके उसमें देख सकते हैं। जिस किसी ने भी नहीं देखा है प्लीज़ डू वॉच दैट वीडियो। तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट अगर हम फ़ारेनहाइट में इस फॉर्मूले में रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 212 फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है इस क्वेश्चन का, 212 फ़ारेनहाइट। अगले क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछा है, व्हाट इज़ द टेम्परेचर कॉल्ड विच लिक्विड बिगन्स टू बॉयल एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पे बोला है लिक्विड बॉयल होगा, लिक्विड बॉयल होगा तो क्या बनेगा, गैस होगा। तो उस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे ना, बॉइलिंग पॉइंट। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस विल हैव द स्लोएस्ट स्पीड फॉर द सेम क्वांटिटी ऑफ अ लिक्विड, ठीक है। सब किसकी स्लोएस्ट स्पीड है, सबसे धीमी गति। ऑप्शन में हमें दिया हुआ है बॉइलिंग, कंडेंसेशन, एवापोरेशन या फिर फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ पे देखिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा एवापोरेशन या फिर वाष्पीकरण। अब देखिए आप कहेंगे एवापोरेशन में भी लिक्विड वेपरेट हो रहा है, बॉइलिंग में भी हो रहा है। तो देखिए बॉइलिंग हमारा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होता है जिसको हम 100 डिग्री सेल्सियस कहते हैं, जबकि एवापोरेशन कैसे, किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है और ये एक स्लो प्रोसेस है, ठीक है, धीमा प्रोसेस है। इसीलिए हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, रेफ्रिजरेटर वर्क्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल। रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है। तो देखिए इसका सही उत्तर है एवापोरेशन, ठीक है। क्या होता है, वाष्पीकरण होता है, क्योंकि फ्रिज में क्या होती है, फ्रेऑन नामक एक गैस भरी होती है जिससे कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। जिसके एवापोरेशन से क्या होता है, कूलिंग प्रोसेस होता है ना, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, इज़ अ सुपरफिशियल फेनामेना, यह एक सतही घटना है। तो ऑप्शन में हमसे बोला गया है बॉइलिंग, मेल्टिंग, एवापोरेशन या फिर फ्रीजिंग। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन हमारा सही हो जाता है एवापोरेशन, क्योंकि ये सरफेस से रिलेटेड, सतह से रिलेटेड घटना है। जितना ही ज़्यादा सरफेस एरिया होगा ना उतना ही ज़्यादा क्या होगा, एवापोरेशन होगा, ठीक है। इसीलिए ये
सी ऑप्शन करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में हमसे बोला गया है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट पूछा है डिग्री सेल्सियस में, तो यहाँ पे ए ऑप्शन 100 डिग्री सेल्सियस करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है वाटर पाइप बर्स्ट एट फ्रीजिंग टेम्परेचर व्हाट हैपन्स टू, तो यहाँ पे बोला गया है क्योंकि आप वाटर पाइप में जैसे कि ठंड है, मान लीजिए यहाँ पे पानी जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा, ठंड की वजह से पानी वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो किस वजह से फट जाते हैं, एक्सपेंशन, ह्यूमिडिफिकेशन, कंट्रैक्शन या फिर प्रेसिपिटेशन। तो देखिए क्योंकि बर्फ़ बन जाने की वजह से पाइप्स जो हैं एक्सपैंड हो जाते हैं, इसीलिए इनका एक्सपेंशन होने के कारण ही वो फट जाते हैं, इसीलिए ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन में है एवापोरेशन ऑफ वाटर अकर्स, वाटर का एवापोरेशन कब होता है, एट फ्रीजिंग पॉइंट, एट फ्यूजन टेम्परेचर, एट ऑल टेम्परेचर या फिर एट बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए कुछ देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि एवापोरेशन जो है किसी भी टेम्परेचर में हो सकता है, इसीलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब बाकी उसके बहुत सारे जैसे कि सरफेस एरिया या फिर ह्यूमिडिटी, इन सब फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है, जितना भी सरफेस हो रहा होगा उतना ही ज़्यादा एवापोरेशन होगा, फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ह्यूमिडिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही कम एवापोरेशन होगा, है ना। तो ये सारे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन पे एवापोरेशन जो है डिपेंड करता है। अगले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं, हमसे पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सरफेस फेनोमेना, तो देखिए इस तरीके का क्वेश्चन हम कर चुके हैं। सरफेस फेनोमेना कौन सा है, इसमें से ऑप्शंस हमको दिए हुए हैं बॉइलिंग, मेल्टिंग, एवापोरेशन या फिर फ्रीजिंग, उबलना, पिघलना, वाष्पीकरण या फिर जमना। तो सही उत्तर है हमारा वाष्पीकरण या एवापोरेशन। ये कैसी है, एक सरफेस फेनोमेना है। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है वाटर कीप्स इन अर्दन पॉट रिमेन्स कूल इवन इन समर बिकॉज ऑफ, जो हमारे मिट्टी के बर्तनों में पानी रखा जाता है वो समर्स में भी कूल होता है, इसका क्या सही आंसर है। तो ऑप्शन हमको दिए हुए ट्रांसपिरेशन, कंडेंसेशन, कन्वर्शन या फिर एवापोरेशन। ठीक है, तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ, एक सेंटेंस आप याद कर लीजिए, एवापोरेशन कॉजेज कूलिंग। ठीक है, एवापोरेशन या फिर वाष्पीकरण की वजह से कूलिंग होती है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। एवापोरेशन के कारण ही क्या होता है, मिट्टी के बर्तन में ठंडक आ जाती है। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस जो कि आपका हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स टॉपिक से थे, जिसमें मैंने आपको न्यूटन्स लॉ के भी क्वेश्चन कराए, इंसुलेटर्स के भी क्वेश्चन कराए, ठीक है, और एवापोरेशन से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे। ऐसे ही और वीडियोस में आगे के और जो है वीडियो लेकर आऊँगी, जिसमें कि और भी हम रेलवे में आए हुए सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए। आज के वीडियो के लिए थैंक यू।